नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सोमानी, फाइनेंशियल प्लानर। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल द एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए कोई ना कोई भविष्य की प्लानिंग करता है। भविष्य की प्लानिंग मीन्स कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छे सपने देखता है कि मैं अब कम से कम मैंने ज़िंदगी भर कमाया पर मेरे बुढ़ापे में मैं आराम से रहूं। या बहुत से व्यक्ति अपने अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं कि मेरे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिले, मेरे बच्चे की अच्छी मैं शादी करूँ। तो उन सब की लोग अपने अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। और जो लोग प्लानिंग नहीं करते हैं उनकी अगर मैं कहूँ कि जो भी वो उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं वो उनके कई बार सफल नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन में आने का कारण भी कई बार वो रहता है कि उन्होंने कई बार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की होती है। तो हर व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप और हम लोग या अपने परिवार के साथ जब कभी कहीं टूर बनाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, 3 दिन 4 दिन या 15 दिन के लिए जब अपन घूमने जाते हैं तो एक प्लानिंग करते हैं, एक बजट बनाते हैं कि यार जब अपन घूमने जा रहे हैं तो जहाँ भी जा रहे हैं इसमें कितना खर्च आएगा, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 अपन का क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्लान करते हैं। तो उसी अपन ट्रेवल में कि या अपन को बाई कार जाना है, बाई टैक्सी जाना है या बाई प्लेन जाना है, तो वो अपन प्लान करते हैं और रिजर्वेशन करवाते हैं। ये सब क्यों करते हैं कि एक तो अपने बजट के अकॉर्डिंग जाएं, दूसरा कि अपना और अपना परिवार किसी प्रकार की इस ट्रेवल में कहीं दिक्कत ना आए। ये एक छोटी सी यात्रा केवल 10 से 15 दिन की इस यात्रा में अपन बहुत ही अच्छी प्लानिंग करते हैं ताकि वो उस चीज़ का अपन एंजॉय ले पाएं। तो अगर जीवन का वास्तव में अगर आप लोगों को एंजॉय लेना है तो आपके भी पता है कि अपनी लाइफ में जो ये फाइनेंशियल गोल आने वाले हैं वो हर परिवार के लिए गोल आते ही हैं, जैसे कि बच्चों की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन, ठीक है, और आपका और आपकी वाइफ का रिटायरमेंट। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे गोल आपको पता होता है कि आपको आने ही हैं। बहुत सौ के ये ड्रीम होता है कि मेरे को ये मेरा गोल है कि मेरे को विदेश यात्रा करनी है, ठीक है। तो इस तरह आप उन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भी जिस तरह आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं उसी तरह इनका भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है। तो उन्हीं प्लानिंग के लिए मैं आपको उन प्लानिंग को सफल होने के लिए या उन प्लानिंग में कहीं डिस्टर्बेंस ना आए उनके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बता रहा हूँ। आप इन 3 स्टेप्स को ध्यान से सुनिएगा और अगर ये वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब कीजिए द एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हिंदी वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इन 3 स्टेप्स को मैं बता रहा हूँ। ये तीनों स्टेप्स कोई एकदम से नई स्टेप्स नहीं है। पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, ये तीनों स्टेप्स आपने सुनी हुई है पर इसकी इंपॉर्टेंस अभी तक आप लोगों ने नहीं जानी हो, तो प्लीज़ इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए। ये तीनों स्टेप में से सबसे पहली स्टेप जो है वो है आपकी फैमिली का मेडिक्लेम। आपकी फैमिली का अगर मेडिक्लेम है तो आपके लाइफ के सभी गोल में किसी प्रकार का कोई स्टॉपेज नहीं आएगा। मींस कि आप पैसा बचाते हैं, आपने 10 लाख बचाया, आपने 20 लाख लगाया, आपने 50 लाख बचाया, पर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली के किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या एक्सीडेंट या दुर्घटना जो भी XYZ का भी कुछ हो जाता है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्टर्बेंस ना हो तो उसके लिए एक हेल्थ पॉलिसी मतलब मेडिक्लेम पॉलिसी पूरी फैमिली की होनी जरूरी है। अब रही बात कि मेडिक्लेम कराना है तो कितनी अमाउंट का करवाना है, तो मेरा आंसर ये रहेगा कि जिस किसी भी इन्वेस्टर की एनुअल इनकम जो भी है उसका 2 गुना या 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम कवर होना चाहिए पूरी फैमिली का। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मेडिकल कॉस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई क्रम में है। आज की डेट में अगर आप किसी भी बड़े शहर में कोई हार्ट की सर्जरी कराते हैं या कोई ऐसा कोई मसला तो 4 से 5 लाख रुपए नॉर्मल है। ड्यू टू एक्सीडेंटल वो पैसा कितना भी लग सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कम से कम इतना सफिशिएंट आपका कवर हो कि उस स्थिति में आप एक ट्रीटमेंट पूरे अच्छे तरीके से करवा सके और उसका पूरा खर्च का जो बर्डन है उससे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों, कई बार जब लोग मेडिक्लेम के लिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं तो सबसे दिमाग में आता है कि यार मेडिक्लेम कराने से फायदा क्या, साला जो प्रीमियम देते हैं अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसा डूब जाएगा। तो सर, जब आप कार लाते हैं तो कार का तो इंश्योरेंस आप शोरूम से जैसे ही निकालते हैं तभी इंश्योरेंस करवा देते हैं, तो हो सकता है उस पूरे साल आपकी गाड़ी की दुर्घटना ना हो फिर भी आप प्रीमियम जमा कराते हैं। और गाड़ी की वैल्यू कितनी है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, फिर भी आप इमीडिएटली उसका कवर करवाते हैं। बट आपके और आपकी फैमिली की को रिपेयर होने में, गाड़ी के रिपेयर होने में गाड़ी की वैल्यू से ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। मान लो 5 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख के अंदर आप निपट जाएंगे। बट इंसान जब बीमार होता है या एक्सीडेंट होता है तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप अगर मान लो 35 की एज में है और आपकी फैमिली में टोटल आप और आपके 2 बच्चे हैं तो मोटा मोटी 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर आप 3 से 4 या 5 लाख तक का जो भी एक आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उस अमाउंट के अंदर, इस 10, 12, 15 हज़ार की अमाउंट के अंदर आप लगभग 4 से 5 लाख का पूरी फैमिली को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ठीक है, हर आदमी के पास हो सकता है किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो वो अपना ट्रीटमेंट भी इस हिसाब से करवा लेगा, पर मेन
यह है कि आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि जो पैसा जिस बजट के लिए मैंने बचाया है, मान लो गोल्ड है तो मेरी बच्चे की शादी के लिए गोल्ड पड़ा हुआ है, या मैंने कोई एफडी करवा रखी है, तो उस केस में मेरे को एफडी ना तोड़नी पड़े, या मेरे को गोल्ड ना निकालना पड़े, या बहुत से लोगों की स्थिति ये होती है कि कुछ भी पैसा नहीं बचता बीमारी के लिए, फिर लोगों से हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आज के समय में मेडिक्लेम बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की दूसरी स्टेप पे। दूसरी स्टेप है टर्म प्लान। अगर आपने मेडिक्लेम करवा लिया है तो वो दूसरी स्टेप पे आते हैं अपन टर्म प्लान पे। टर्म प्लान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हर आदमी का टर्म प्लान होना चाहिए। टर्म प्लान बोले तो प्योरली लाइफ इंश्योरेंस कवर। लाइफ इंश्योरेंस के नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि यार मैंने तो 4 पॉलिसी ले रखी है, 5 पॉलिसी ले रखी है, हर घर में कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, नंबर ऑफ पॉलिसी से मतलब नहीं है। मेन जो है वो है आपने एक्चुअल में कवर कितना ले रखा है। हर आदमी का कवर आपकी एनुअल इनकम से 20 गुना होना चाहिए। सफिशिएंट कवर तभी कहलाता है। आपने ऐसी पॉलिसी ले रखी जिसमें आपका कवर तो 5 लाख रुपए है और प्रीमियम आप पहले 25-30 हज़ार रुपये भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि उसमें कुछ पैसा सेव हो रहा है, तो मेरे को उसमें सेव के रूप में मेरे को मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा। बट मैं बात कर रहा हूँ प्योरली लाइफ इंश्योरेंस कवर। ये टर्म प्लान एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कम अमाउंट में एक मैक्सिमम कवर मिलता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने 5 लाख या 10 लाख का कवर ले रखा है और आपकी एनुअल इनकम ही 5 लाख रुपए की है, तो फिर वो 10 लाख तो आपके 2 साल ना रहने से ही कवर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब इंश्योरेंस कवर उतना होना चाहिए जितनी आपके ना रहने से इकोनॉमिक लॉस होता है। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, 5 लाख की गाड़ी का आप कवर कराते हैं 5 लाख रुपए का, बट आपकी वैल्यू आप कैसे जानेंगे कि आपकी वैल्यू कितनी है, मेरा कवर कितना होना चाहिए? तो मैं एक सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति आज की डेट में 30 साल का है और उसकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है, एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है और 30 साल की उसकी एज है, तो हम ये मानते हैं कि नॉर्मल हर आदमी 60 साल में रिटायरमेंट होता है। और अपन ये भी नहीं मानते कि उसकी 5 लाख की इनकम को इंक्रीमेंट नहीं होगी, अपन फ्लैट इनकम मानते हैं। तो 5 लाख इंटू 30 साल आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब कि वो हर व्यक्ति इस दुनिया में रहा तो वो उसके परिवार के लिए हर साल 5 लाख रुपए अर्न करके लाएगा। उसी 5 लाख की अर्निंग पर उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग टिकी हुई है, उसकी लाइफ के सभी गोल टिके हुए हैं, उसके लाइफ के सभी सपने टिके हुए हैं, उसके परिवार की सारी उम्मीदें टिकी हुई है। तो 5 लाख इंटू 30 ईयर आप काउंट करेंगे तो ये हो गया लगभग 1.5 करोड़ रुपए तो वो लाना ही लाना है। विदाउट इंक्रीमेंट बोल रहा हूं मैं, 1.5 करोड़ रुपए वो लाना ही लाना है। और उसने कवर ले रखा मान लो 10 लाख रुपए का, तो अगर इस तरह उसका अगर 10 लाख का कवर है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू से उसका कवर बहुत ही कम है। उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है 1.5 करोड़ रुपए की, जो अपन ने कैलकुलेट करी थी। ठीक है, अगर वो 1.5 करोड़ का कवर नहीं भी ले रहा है तो भी कम से कम हर व्यक्ति को अपनी एनुअल इनकम का 20 गुना कवर तो लेना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अभी तक जो 2 स्टेप आपने देखी है, पहली जो है मेडिक्लेम और दूसरी जो टर्म प्लान है, उनमें तो आपने देखा है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को इन केस ऑफ इमरजेंसी जिंदगी में रहते हुए अगर मान लो कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब ना हो, उसमें वो आपकी हेल्थ पॉलिसी आपके लिए काम की है। और अगर खुदा ना खास्ता आप ना रहे, ठीक है, तो उस केस में आपका वो टर्म प्लान आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को कंटिन्यू रखेगा आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के ड्रीम्स के लिए। अब बात करते हैं कि इन ड्रीम्स जो भी आपने गोल बनाए हैं, आपकी बच्चे की एजुकेशन, आपकी बच्चे की शादी की, या आपके रिटायरमेंट प्लानिंग की, या आपकी कार परचेज की, इन सभी प्लानिंग को तभी आप पूरा कर पाएंगे जब आप तीसरी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तीसरी स्टेप है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूं कि बिना इन्वेस्टमेंट के आपके कोई भी गोल पूरे ना होंगे। आदमी 2 तरह से पैसा कमाता है। नंबर 1, एक तो अपना जो रूटीन वर्क है लाइक जॉब, या आप जो करते हैं बिजनेस, उन 2 ही पैटर्न से पैसा कमाते हैं। ठीक है, बट तीसरी जो स्टेप है जो पैसे वाले यूज करते हैं, जिससे वो पैसे से पैसा बनाते हैं, उसे बोलते हैं पैसे से पैसा बनाना। तीसरी स्टेप वो कैसे करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाते हैं, क्योंकि उनका पैसा भी उनके लिए काम करता है। आप में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आपकी सैलरी आती है, आपकी सैलरी में से कुछ पैसा सेव होता है, वो आपके सेविंग अकाउंट में रखा रहता है, और आप सोचते हैं कि यार 2-5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, उसके बाद मैं जाके इन्वेस्टमेंट करूं, या कोई प्रॉपर्टी लूं, या मैं गोल्ड लूं, या इक्विटी मार्केट में जाऊं, या मतलब कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लंबा अमाउंट आप इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जाके आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट ना करके आप, क्योंकि आप एक डर रहता है आपके मन में, जोखिम ना लेने का डर रहता है, तो आप क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। सेविंग के लिए क्या करते हैं आप? LIC पॉलिसी लेते हैं, या RD कराते हैं, या FD कराते हैं। इन सभी प्रोडक्ट में क्या है? रिटर्न रहता है 3% से लेके 7-8% तक का रिटर्न रहता है। तो ऐसे रिटर्न्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, ये एक सेविंग कहलाएगी। अब जबकि अगर आपको वास्तव में अपने गोल पूरे करने हैं समय पर, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर है, उसको बीट कर सके। अब महंगाई दर मतलब मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था एक मेरे वीडियो में, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जैसे फिर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये कोई पेन है, इस पेन का अगर आज की डेट में वैल्यू है 100 रुपये, और मैं इस पेन को आज के 10 साल बाद खरीदता हूँ,
तो इस पेन की वैल्यू रहेगी 120 रुपये, मेरे को बाजार में मिलेगा 120 रुपये में। और अगर मैं जो इस पेन की जो कॉस्ट है 100 रुपये, इस 100 रुपये को मेरे पास मान लो 100 रुपये है आज, और मैं इसको मेरे लॉकर में रख देता हूँ, तो ये 100 रुपये आज के 10 साल बाद भी 100 रुपये ही रहने हैं। या मैं इसको सेविंग अकाउंट में रखता हूँ तो 100 के हो सकता है 110 रुपये हो, ठीक है, 10 साल बाद, तो मेरी इस रुपए की वैल्यू हो गई 110 रुपये। बट इस पेन की कॉस्ट हो चुकी है 120 रुपये, तो मैं 110 रुपये से 120 रुपये का पेन नहीं खरीद पाऊंगा। तो महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट इस तरह का होना चाहिए कि इस अमाउंट जो 120 रुपये का ये पेन है, इसको मैं खरीद सकूं 120 नहीं बल्कि मेरी इस 120 से भी ऊपर रिटर्न होना चाहिए, मतलब 130 रुपये, ताकि मैं 120 का पेन खरीद सकूं और 10 रुपये मेरे जो है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रह सके। तो इस तरह एक जो ऑप्शन है जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें अगर आप एक छोटा से छोटा अमाउंट भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप 500-1000 रुपये मंथली भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना रहेगा कि मेरे को यार 2-5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मैं प्रॉपर्टी करूं कुछ भी करूं। तो म्यूचुअल फंड से आप सारी गोल प्लानिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से आप आपके बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आप रिटायरमेंट प्लानिंग का करें और अर्ली करें, जब आपकी जॉब लगे तभी आप करें। जितना आप जल्दी करेंगे उसका कंपाउंडेड आपको रिटर्न्स का बेनिफिट मिलेगा। और म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा वीडियो है म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी के बारे में, उसका वीडियो उसकी लिंक मैंने इसमें ऐड कर रखा है, आप उसको देखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर उससे बैठें और अपने गोल प्लानिंग के बारे में डिस्कस करें और आपकी रिस्क कैपेसिटी, आपकी सेविंग कैपेसिटी, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में उनको पूरी जानकारी दें। जिस तरह एक डॉक्टर को आप बताते हैं कि मेरे ये दिक्कत हो रही है, उसके बाद वो टैबलेट देता है, उसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक फाइनेंशियल प्लानर, अगर आप अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास बैठेंगे और आपकी हर चीज़ को आप डिस्कस करेंगे तो 100% उससे आपको फायदा होगा। उससे आपको पता रहेगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है और मेरा गोल है वो उन दोनों को मैच किया जा सके, कि आप कितना सेव कर रहे हैं और आपका गोल क्या है। तो वो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर इस फंड में आपको कितना सेव करना है और कितने समय के लिए सेव करना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग रेगुलर उसमें सेविंग करेंगे। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो म्यूचुअल फंड है वो थोड़ा रिस्की है, तो रिस्क है, तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करना होगा कि किस तरह के फंडों में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मेरे को कमेंट्स लिखें, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट करें। धन्यवाद।